ओके बेटा, आज हमने चैप्टर नंबर 9 आपको नज़र आ रहा है बेटा ये चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर 9 है, ठीक है, क्लास 10th, ठीक है बेटा। तो इसमें हमने क्या करना है, इसका एक पेपर सॉल्व करना है जो कि किप्स का ही पेपर है। चेक कर ले बेटा, ये आपके पास है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए, ठीक है। नज़र आ रहा है बेटा? जी सर। नहीं आ रहा? और हाँ जी, ये देख ले बेटा, ये किप्स का कौन से सेशन का है, सन 2016 10th मई सेशन। तो हम थोड़ा सा इसको एडिट करेंगे, ठीक है। एडिट करके इसमें हम देखो यहाँ से तो पहले ये किप्स उड़ा देते हैं, क्योंकि हमें किप्स, ताकि आप लोगों को पता चले कि किप्स का ही पेपर था, ठीक है। तो इसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना डेट चेंज करेंगे, आज की डेट लिखेंगे। आज की डेट क्या है, 2021 है, बिल्कुल है। और हम यहाँ लिखेंगे मई की जगह हम कौन सा मंथ है बेटा, ये मार्च है, मार्च MARCH मार्च। और मार्च की डेट क्या है बेटा? 31st। ओ माँ, हाय हाय हाय, ये तो लगता है खत्म होने वाला महीना। इट इज 31st मार्च, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी डेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 ही है, ठीक है। नेम ऑफ द कैंडिडेट लिख देंगे, चले। नेम ऑफ कैंडिडेट भी लिख देते हैं, क्या याद रखेंगे, क्या लिखें, केमिस्ट्री विद DNA, या अवैस इजाज लिख देता हूँ ये अवैस इजाज, ठीक है। और टीचर नेम में लिख देता हूँ, चले ये शायद अपना यूज कर लूँ ना, कि नहीं ये भी ना करूँ चले ये मैं लिख देता हूँ, केमिस्ट्री विद DNA, ठीक है। केमिस्ट्री विद DNA, ठीक है। ये तो हो गया हमारा चैप्टर का था। और हाँ, ये भी डेट भी चेंज हो गई है यार, ये डेट भी आज ही की लगा लेते, बल्कि यहाँ से ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे पेस्ट कर लेते हैं कॉपी, और इसके ऊपर कर लेते हैं पेस्ट। ये ले, चलो ये काम तो हो गया, आसान काम हो गया। अब हमने बेटा पेपर पे आना है, ये पेपर है ना, देखें, SSC2। द क्वेश्चन इज, आपने देखा होगा, अगर इसको आप गौर से देखें बेटा, तो इस पेपर में आपको 5 MCQs हैं, ठीक है। कुछ MCQs आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। टोटल जो मार्क्स है इसके ना, वो तो आपको पता है 25 मार्क्स के ना, तो 5 मार्क्स के तो ये है जो अभी MCQ हम करेंगे, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ये 5 MCQs हैं। और साथ साथ इसमें क्या है बेटा, ये सेक्शन B है जिसमें 20 मार्क्स का ये है और 5 का ये, तो ये टोटल जो बनेंगे 25 मार्क्स बनेंगे, ठीक है बेटा। 5 का MCQs है, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 मार्क्स के MCQs हैं, ठीक है। और 15 मार्क्स के आपके पास क्या है, सेक्शन B है, ठीक है। 15 मार्क्स आपके पास सेक्शन B है, और 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके पास MCQs है बेटा, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये पैटर्न होता है किप्स के टेस्ट सीरीज का, ठीक है बेटा। तो इसमें ये एक चैप्टर में से 30-30 नंबर का इस तरह एक पेपर बनता है, तो इजीली लोगों को समझ भी आ जाती है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, ठीक है। कि नाइट्रिक ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। पहले तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड का पता होना चाहिए, नाइट्रिक ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इससे क्या बनाता है ये, ठीक है। तो ये आपकी बुक में भी है, ठीक है, ये रिएक्शन है। इसको इंग्लिश में कहा हुआ है, देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ये NO + O2 गोज टू फॉर्म 2NO, और ये 2 यहाँ बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, अब इसको 4 कैसे बनाना है बेटा, इसको यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, बल्कि ये तो बैलेंस ही था यार मेरे ख्याल में, नहीं 2NO2 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये रिएक्शन है, तो हमने इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा। तो पहले तो रिएक्शन हमने ये कर लिया, ठीक है। तो कहता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, अब बताएं इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, जो प्रोडक्ट बना है वो आपने मुझे बताना है। ये व्हाट इज द प्रोडक्ट,
नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। जी बेटा आपने रिएक्शन लिखना है, अब मुझे बताना है क्या रिएक्शन बनेगा इसका। ठीक है बेटा, मैंने आपको बता भी दिया बेटा, ऑप्शन तो ये है ना, ये देखो यार क्या हो गया, क्यों परेशान होते हैं। दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये आपके पास है ऑक्सीजन बेटा। ओके, ये आपके पास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देख लो ना, कौन सा ऑप्शन है बेटा, ये है, ये है, ये है या ये है, कौन सा ऑप्शन है। NO आएगा। हाँ आंसर क्या होगा सर? बेटा देखो ना, कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ये NO को कहते हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उससे क्या बनता है, तो बेटा ये मैंने लिख दिया ना, क्या है ये, देखो प्रोडक्ट लिख दिया ना, क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ए है, बी है, सी है या डी है। बी है, बी है, बी डी, बी बी बी, बी, दैट्स बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये समझ आ गई है, दोबारा समझाओ। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड का मतलब होता है NO, ठीक है, और ऑक्सीजन का मतलब होता है O2। कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स। देखो इसको मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक है, प्लस O2, जब ये रिएक्ट करता है तो इससे क्या बेटा क्या बनता है, देखिए टू फॉर्म क्या बनता है, ऑप्शन आपको दिए गए। तो हम वैसे कह देते हैं कि ये NO नाइट्रिक ऑक्साइड है और ये ऑक्सीजन है, तो इससे बनता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे नाइट्रोजन को 2 कर देते हैं तो ऑक्सीजन 4, इसको 2 बैलेंस, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ना, ये नाइट्रिक ऑक्साइड तो आपके पास मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर, ये आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये आपके पास ऑक्सीजन है, ये आपके पास डाई नाइट्रोजन। तो इसको नाम भी बेशक लिख दो, इसको हमने क्या कहा है बेटा, इसको क्या कहा, इसको क्या कहा और इसको क्या कहा। ठीक है, तो इसको नाम भी कह देते हैं, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, and the second one is oxygen, of course, very familiar word, and this is a dinitrogen oxide, dinitrogen, sorry nitrogen dioxide, sorry नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका नाम है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का जब हम ऑप्शन देखेंगे तो हमारे पास जो आंसर करेक्ट है वो बी आ रहा है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। जी सर। चलिए अब अगला चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला हमारा हो गया क्लियर, तो हमने इसको ऑप्शन को बना दिया, ये इसको मैं रेड से कर लेता हूँ, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जी नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय Ka, Ke, KC, none of these. KC, C option, C option. Equilibrium constant is represented by, जी आप बताएं कौन से ऑप्शन में आते हैं बेटा। KC। हाँ हेल शाबाश बोले ना, बस खत्म। ये जो के बोल दिया ना सर, ये, KC। हाँ ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड है, ठीक है, और ये Kc जो है ना, ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। ठीक है, वैसे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो सिंपल लफ्ज है ना, ठीक है, वो उसको सिंबल K से रिप्रेजेंट करते हैं, K से सिंपल। ठीक है, ये बाद में फिर डिसाइड किया जाता है कि इसके लिए क्या है। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक यूनिट। आपको पता होता है ना ये उसकी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होएगा हमारे पास कौन सा ऑप्शन है बेटा, KC, और पहले वाले का ऑप्शन क्या था, ये जी। नंबर 3 पे आते हैं, ऑप्शन नंबर 3, सेकंड में कोई इशू तो नहीं है बेटा, नो इशू। नो।
coal reacts with steam at which temperature to produce water gas? जी बेटा, अब आपने ऑप्शन दिखाना है कि कोल, जो जिसको कोयला कहते हैं ना बेटा, कोल reacts with steam at which temperature to produce water gas? कौन से टेम्परेचर पे करता है? ये टेम्परेचर बता देना। 400 है, 500 है, 1000 है, 450 है, कौन सा टेम्परेचर होता है? बुक में से ढूंढ रहे हो? सर ये बुक में नहीं लिखा है, वैसे 400 होना चाहिए। नहीं, ये तुक्का क्यों मार रहे हो? 400 किसी और चीज के। 400 तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, याद आया यस कि नहीं? और 450 जो है ना हैबर Yes, प्रोसेस yes. पे है। तो अगर इसको हम वैसे भी सर्च करेंगे तो क्या होगा? जी बेटा बताए ना, सर तुक्का ही मारो, तो कोई अच्छा सा तुक्का मार दो। 100 सर 450 450 ये किस तरह पता मैं चला? क्या सर वैसे ही बोला मैंने, तो कम आ रहा। चलो चेक कर लेते। इसका जो टेम्परेचर होता है ना बेटा, 1000 के राउंड अबाउट होता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसलिए हमने इसको फिलहाल छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ज्यादातर जो टेम्परेचर होता है ना 1000 से अबव इसका होगा, तभी ये बनेगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, देखा सर, मैंने बोला था कि 1000 पे। मैं बता रहा हूँ ना कि इसमें इशू ये होता है ना कि अभी हमारे सिलेबस में ये उन्होंने खैर लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन असल में ये होता है ना, असल में ये जो कोल गैस होती है ना, कोल गैस, ठीक है बेटा, ये आपके पास जिसको कोल गैस कहते हैं ना, कोल और गैस, ये बेसिकली मिक्सचर होता है। ठीक है, एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर। और मिक्सचर किस चीज का होता है बेटा? एक तो हाइड्रोजन गैस होती है, प्लस इसमें CH4 होती है, CH4 सॉरी CH4 होता है, और कार्बन। वालेकुम अस्सलाम काशान, कैसे हो बेटा? ठीक सर। तो ये तीन चीजें मिलके कोल गैस बनाती हैं। ठीक है, ओके बेटा, तो ये तो हमारे पास आ गया टेम्परेचर। ठीक है जी बेटा, कुछ पूछा? नो सर, नो सर। अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद मुझसे बात कर रहे हो। ठीक है, आप लोग जब बात ना किया करें तो माइक ऑफ कर दिया करें, ताकि हमें भी पता चले ना, ओके सर। ताकि हमें भी पता चल जाए। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि बच्चे बातें कर रहे होते हैं और टॉपिक जो है ना वो आपको खामखा डिस्टर्ब करेगा वैसे। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसका ऑप्शन जो है ना, इसका ऑप्शन हमारे पास ये आना चाहिए, लेकिन ये क्योंकि हमारे सिलेबस में रिड्यूस हो गया, इसलिए इसको हम फिलहाल पेंडिंग करते हैं। हम कहते हैं इसको ऑप्शन करके आउट ऑफ सिलेबस है हमारे। ठीक है, आउट ऑफ, क्योंकि ये ओल्ड सिलेबस है ना, ओल्ड है, ये 2016 का है और हम लोग कर रहे हैं 2021 में, तो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है बेटा, ये नेक्स्ट वाले पे आते हैं बेटा, इसी को लेके नेक्स्ट पे आते हैं। ऑप्शन नंबर अगला कौन सा है? 4 पे आते हैं। 4 ऑप्शन है, कहता है द केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम एट दिस स्टेज, रिएक्टेंट डू नॉट स्टॉप व्हेन दे कम टू इक्विलिब्रियम,
the equilibrium molecule keep on reacting continuously, the equilibrium, the concentration of reactant products become constant at our equilibrium stage, all of these. ठीक है जी बेटा, मेरे ख्याल में ऑल ऑफ दीज वाला इसलिए ठीक है ना, चेक करना बेटा। Yes. इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा, जब आप फर्स्ट करो a प्लस बी है, ठीक है, और इससे c प्लस डी बन रहा है, तो जब ये साइन आता है इसका मतलब ये क्या है, ये डबल एरो, इसका मतलब क्या है कि ये इक्विलिब्रियम में हो गया। इक्वेशन जो है ना ये आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब आप ये चेक कर लें, कहते हैं इसमें क्या होता है, द रिएक्शन डू नॉट स्टॉप व्हेन दे कम टू द, जाहिर बात है रिएक्शन ना इसका स्टॉप होता है ना इसका स्टॉप होता है, क्यों, क्योंकि ये आपस में ये करके आगे फॉरवर्ड होता है और ये आपस में ये करके फिर बैकवर्ड होता है रिएक्शन, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा, द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कीप ऑन रिएक्टिंग, बिल्कुल ये भी इसके साथ रिएक्ट करता है, ये इसके साथ करता है, सी डी के साथ करता है, डी सी, तो ये भी पॉइंट ठीक है। आगे पॉइंट क्या कहते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम स्टेज, यानी दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, जगह यहाँ 50 मोल्स होते हैं तो इधर भी 50 मोल्स होते हैं, यानी इक्वल्स होते हैं, ठीक है बेटा, तकरीबन ये कंसंट्रेशन इनकी सेम रहती है, यानी मोल पर वॉल्यूम जो है ना, मोल पर डीएम क्यूब जो है ना ये सेम रहता है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज जो ऑप्शन है ना, दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है बेटा, ऑल ऑफ दीज। अगला है पांचवा, एक्टिव मास मीन्स, यानी एक्टिव मास क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक्टिव मास इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज भी होगी, यानी मोल पर डीएम क्यूब, इसको क्या कहेंगे, एक्टिव मास, ठीक है बेटा, एक्टिव मास। जो रिएक्शन के कंसंट्रेशन में हिस्सा लेता है, जो रिएक्शन हिस्सा लेता है उसको एक्टिव मास कहते हैं। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट नहीं, ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, ये टोटल को तो नहीं कहते, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट को भी नहीं कहते, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस इन मोल पर डीएम क्यूब, ये देखो यार इसका आंसर डी है, डी ऑप्शन है, डी, डी ओके, mass of substances in mole per dm3 square। ओके बेटा। ये बेटा आपको ये नजर आ रहा होगा सारा, ये मैंने ऑप्शन बता दिए। अब हम इसके आते हैं सेक्शन बी की तरफ जी। ओहो, मेरा माइक ऑफ हो गया था, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे चींक आ गई थी, मैंने इसलिए जानबूझ के माइक ऑफ कर दिया था। बात नहीं सर, होता रहता है। चींक आई है और एक नहीं आई है, लगातार 5-6 आई है, तो मैंने कहा आपको कोरोना ना हो जाए यहाँ से। अच्छी बात। क्योंकि आजकल चींक से ज्यादा डर लगता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कितना आसान है, देखिए कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। वाह, कंडीशन कितनी आसान है। तो हम पहले तो यहाँ से जाएंगे और चेक करेंगे कि हमने कंडीशन कौन सी पढ़ी थी। देखो कंडीशंस के बारे में जब हम आते हैं ना, तो कंडीशंस यहाँ पे हमने 3-4 पढ़ी थी। देखिए बेटा, नंबर 1 तो ये हमारा सिलेबस था, हमने पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने यहीं से आपके लिए कॉपी किया हुआ है। 10 ये आ गया हमारा चैप्टर। ये आपको 3 कंडीशन अगर आप देख सकते हैं तो बेटा, कंडीशन नंबर 1 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ नन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स चेंज, कि अगर आपके पास A प्लस बी है, ठीक है, और C प्लस डी बन रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन यानी A की
और बी की कंसंट्रेशन और इस तरह सी और डी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। ये पहला। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। प्रेशर देखो क्या कंसंट्रेशन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है बेटा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। बस बेसिक चीज है, ये पहली कंडीशन है। ठीक है, 1 2 3 ये कंडीशन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने करना है। ठीक है बेटा, पहले का आंसर समझ आ गया बेटा? ये वाला, इसके आंसर समझ आ गया ना? कौन सा आंसर? इसका आंसर क्या है? व्हाट आर द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम? तो आपने क्या लिखना है? कंसंट्रेशन शुड नॉट बी चेंज, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये 4 चीजें हैं। तो ये इसकी क्या है? कंडीशंस है बेटा। समझ आ गई बेटा? ये वाला क्वेश्चन इसके 3 लाइंस में लिखना है इसका। क्लियर? ओके। डिफाइन ले चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये ले चैटलियर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ले चैटलियर आपने देखा हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि ले चैटलियर क्या कहता है। ठीक है, क्योंकि ये रिड्यूस हो गया, पुराने सिलेबस में था, अब हमारे सिलेबस में नहीं है। ये देखिए बेटा, ले चैटलियर प्रिंसिपल की ये स्टेटमेंट है। ठीक है, वो क्या कहता है? पहले तो साइंटिस्ट का नाम देख ले बेटा, ले चैटलियर प्रिंसिपल। इसने ये कहा था, ये इसके मुंह से निकले हुए खूबसूरत अल्फाज। क्या कहता है कि it says if you impose a change in concentration, temperature or pressure on a chemical system at equilibrium, the system respond in a way that opposes the change. वो कहता है फर्ज करो आप, ये कंसंट्रेशन है ना, ये दोनों, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। कहते हैं आप कहीं भी चेंज ले आए, कैसे? आप इसके कंसंट्रेशन यानी इसको ज्यादा कर दे या कम कर दें, इसको ज्यादा कर दे या कम कर दें। आप इसको कहते हैं ज्यादा कर दे या कम कर दे, ये कंसंट्रेशन में चेंज आएगी। आप इसकी क्वांटिटी ज्यादा कर दे या कम कर दें, ठीक है, या इसके टेम्परेचर को ज्यादा या कम कर दें, या इसके प्रेशर को ज्यादा या कम कर दें। तो कहते हैं जिस साइड पर आप इसमें चेंज लाएंगे, जो सिस्टम होगा ना, जो सिस्टम रिस्पॉन्ड इन अ वे टू अपोज दैट चेंज, उस सिस्टम के अपोजिट वो क्या करेगा? रिएक्शन करेंगे। जैसे मिसाल दे रहा हूँ, ए से हम बी बना रहे हैं। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम में फर्स्ट करो, ये 50 है, ये भी 50 है, मिसाल दे रहा हूँ। अब अगर हम यहाँ पे 20 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें तब्दीली साइड पे लाई है, तो सिस्टम ऑटोमेटिक फॉरवर्ड रिएक्शन हो। और अगर यहाँ हम 30 ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 80। अब ये 80 यहाँ 70, तो ये अपोजिट, ये बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी हम जिस साइड पे भी सिस्टम में तब्दीली लाएं, ठीक है, तो सिस्टम क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है टू अपोज दैट चेंज। ठीक है, ये सिंपल सा उसकी डेफिनेशन थी जी। अगला है, व्हाट डू यू नो अबाउट कांटेक्ट प्रोसेस? कांटेक्ट प्रोसेस क्या होता है? H2SO4 बनाने का तरीका है। ठीक है, तो सल्फर और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। बैलेंस कर लेते हैं इसको। ठीक है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? H2SO4 बना लेते हैं। और इस प्रोसेस को कहते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपने खैर आपने बनाया है कि कांटेक्ट प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड इज मेड। H2SO4 को बनाने के तरीके को क्या कहते हैं? कांटेक्ट प्रोसेस कहते हैं। इसमें ये 3-4 रिएक्शंस हैं, यानी एक तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, फिर दरमियान में एक और ओलियम भी बनता है, उसके बाद ये वाटर बनता है। इसका फार्मूला है H2S2O7, ये ओलियम है। ठीक है, तो ये सारा हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया फिर भी। ठीक है, बस आपने ये लिखना है कि H2SO4 इससे बनता है बेटा, ये मेथड है जिससे H2SO4 बनता है। और इसकी जो रिएक्शंस है ना बेटा, रिएक्शन वो आपके पास 4 है, यानी सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारे सिलेबस में है। और सल्फर डाइऑक्साइड मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। बैलेंस कर लेंगे। और थर्ड वन क्या है कि इसी सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो इससे सिंपल H2SO4 बनता है। शॉर्ट रिएक्शन है, बस ये 3 मार्क्स में आएंगे। ठीक है बेटा,
अच्छा, अगला क्या है, डिफाइन कैटलिस्ट एंड इट्स एग्जांपल। डिफाइन कैटलिस्ट क्या होता है कि विच सब्सटेंसेस विच एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, एक्सेलरेट्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, एंड डू नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, एंड डू नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। ठीक है, जैसे मैं आपको देता हूँ N2 है और H2 है, जब ये रिएक्ट करता है इससे क्या बनता है, NH3 बनता है, ये 2 यहाँ बैलेंस कर दिया। तो इसमें जो कैटलिस्ट है वो आयरन है, ये क्या करता है, इसकी स्पीड को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, एक अल्टरनेट रास्ता इसको देता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको एक और एग्जांपल, जैसे ये एक पहाड़ है ना बेटा, तो एक बंदा यहाँ से जाता है और यहाँ जाता है, फिर यहाँ से इधर जाता है, फिर इधर जाता है, उसको लग जाते हैं 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, लेकिन एक कैटलिस्ट क्या करता है, दरमियान में से इधर से रास्ता लगा, तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ 4 घंटे में पहुंच जाता है, 4 आवर्स में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये अल्टरनेट रास्ता होता है, ये कैटलिस्ट रिएक्शन को देता है। ठीक है बेटा, इजी सा है, एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, एक डिफाइन कर दिया। आखिरी है, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड। ठीक है, व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम, मैंने आपको कंडीशंस बता भी दिए, ये है और ये दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, सेम क्वेश्चन है। मसलन आपको बता दिए कि कंसंट्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम, ये तीनों कांस्टेंट होने चाहिए, बस सिंपल सा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ मास एक्शन, ये है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने पढ़ा हुआ है, इसके बाद हल्का सा कर देता हूँ कि यहाँ पे हमने कहाँ किया था लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो हमने तो बड़ा डिटेल में इसको पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन को। ठीक है, चेक कर लेते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन हमारा कहाँ पर है। ये डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन ये है बेटा, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 मिनट में 2-3 मिनट रह गए। देखिए बेटा, ये है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन है, फिर उसमें एक्टिव मास की ये डेफिनेशन है, उसके लिए ये एक्सप्रेशन हमने डिफाइन ये किया था, ये एक्सप्लेन किया था। ठीक है बेटा, तो ये तीनों इसकी डेफिनेशन है कि इट स्टेट्स दैट द, ये लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपने ये तीनों लिखने हैं कि state that the rate at which substance react is directly proportional to the active mass, and the rate at which a reaction proceed is directly proportional to the product of active masses of the reactant। ठीक है, ये किस साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया था, ये 2 साइंटिस्ट का नाम याद रखना। ठीक है, ये CM गोल्डबर्ग और P वाग या वेगी भी कहते हैं इसको। ठीक है, 1864 की बात है। ठीक है, और थोड़ा सा और अगर आगे जाना है तो इसको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर लेते हैं बेटा। ये देखिए, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना, ये देखें, ये आपने पूरी डेरिवेशन करनी है वाली। ठीक है, फिर आपने इसको क्या करना है, क्लियर करके नीचे आना है यहाँ तक, ये सारा करके ना एंड में ये आपने लाना है ये वाला। ठीक है, ये आंसर KC प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की। फिर आपने देखना है कि KC क्या होता है, ये आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर। इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, आज का पेपर हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बेटा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इस पेपर को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, पूरे पेपर को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर भी अगर कोई समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।